एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त का नाम चंगू था और दूसरे दोस्त का नाम मंगू था। दोनों दोस्त बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े थे, इसीलिए उनमें बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन चंगू थोड़ा गरीब था और मंगू के घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बच्चे अब जवान हो गए थे। उधर मंगू का एक दिन रिश्ता आया। रिश्ते की सारी बातें हो गई, लेकिन न जाने किसी ने जाकर लड़की वालों के यहाँ भांजी मार दी और बेचारे मंगू का रिश्ता टूट गया। मंगू को इस बात से दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसी लड़की वालों का रिश्ता एक दिन चंगू के लिए आ गया और चंगू के यहाँ उस लड़की की बात भी बन गई। मंगू को इतना दुख अपने रिश्ते टूटने का ना हुआ था जितना कि चंगू से उसी लड़की का रिश्ता होने पर हो गया। अब तो मंगू को अपने दोस्त चंगू से बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये मुझसे गरीब है, लेकिन फिर भी उस लड़की का विवाह मेरे दोस्त चंगू के साथ होने जा रहा है। उसका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया जब उसने चंगू की दुल्हनिया को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। ये सब देखकर मंगू के तो तोते उड़ गए और सोचने लगा, काश ये मेरी पत्नी होती तो मैं इसे बड़े सुख से रखता। लेकिन इस चंगू ने मेरी इस पत्नी को मुझसे उड़ा लिया। अब मैं इसे भी सुखी नहीं रहने दूंगा और एक दिन अपनी इस बात का बदला इससे जरूर लूंगा। अब तो मंगू रोज चंगू के घर आता, उसकी पत्नी से भाभी भाभी कहकर खूब बतियाता, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ खिचड़ी पक रही थी। वह तो बस उस मौके की तलाश में था कि जिस दिन उसे वो मौका मिलेगा तो वह चंगू के ऊपर वार जरूर करेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, चंगू गंगा स्नान के लिए जा रहा था। जब वह रास्ते में जाने लगा तो उसे एक ब्राह्मण मिले। चंगू उन ब्राह्मण के साथ ही गंगा स्नान को चल दिया। चलते चलते थोड़ी ही देर हुई थी कि ब्राह्मण कहने लगे, अरे भाई, तुम कहाँ से हो? चंगू बोला, ब्राह्मण देव, पास के ही गांव से मैं आया हूँ और आपको देखकर मैंने सोचा कि मुझे राह में एक साथी मिल गया है। अब हम दोनों आसानी से बातें करते इस रास्ते को पार कर लेंगे और गंगा स्नान को चले जाएंगे। साधु कहने लगे, देखो चंगू भाई, वैसे तो तुम एक नेक दिल इंसान लगते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आज एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। जब तुम गंगा स्नान के लिए जाओगे तो वहाँ भीड़ में ना जाकर एकांत में स्नान करना। तुम्हारे भविष्य में ये बात बहुत काम आएगी। चंगू ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वह ब्राह्मण कहने लगा, चंगू भाई, एक बात और बता देता हूँ कि कभी भी तुम कोई आश्चर्य से भरी हुई चीज अगर देखो तो उसका जिक्र कभी भी किसी से मत करना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं। नहीं तो भविष्य में तुम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। चंगू उस महाराज की दोनों बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। बातें करते करते दोनों गंगा घाट पर जा पहुंचे। अब चंगू ने देखा कि घाट पर बहुत भीड़ लगी थी। स्नान करने की कहीं जगह ही ना थी। चंगू को महाराज की बात याद आई। वह जाकर
एकांत में स्नान करने लगा। वहां पर दूर दूर तक और कोई ना था। अब तो चंगू ने वहां पर बड़े अच्छे से स्नान किया और फिर वह मेला घूमने लगा। उसने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मेले में देखी तो उसका मन हुआ कि क्यों ना कुछ अपनी पत्नी के लिए ले लूं। जैसे ही उसने कुछ सामान लेने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी पैसों की पोटली गायब थी। चंगू घबरा गया कि मेरी तो जेब कट गई, अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, अपनी प्यारी पत्नी के लिए कुछ खरीदा भी नहीं। फिर उसे ख्याल आया कि एक बार जहाँ पर स्नान किया है वहीं जाकर देखता हूँ। चंगू ने सोचा कि जहाँ पर मैंने स्नान किया था कहीं वहीं पर तो मेरी पोटली नहीं गिर गई। वह वहाँ गया तो देखा कि सामने ही उसके पैसों से भरी पोटली पड़ी हुई थी। वह अपनी पोटली को देखकर बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा है किसी ने इसे यहाँ नहीं देखा, अगर देख लिया होता तो मेरे सारे पैसे चोरी हो गए होते। उसे उन साधु बाबा की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था भीड़ में स्नान मत करना, कहीं एकांत जगह पर जाकर ही स्नान करना। अगर भीड़ में किया होता तो आज मेरे पैसे मुझे नहीं मिल पाते। चंगू ने अपने पैसों की थैली उठाई और वह मेला देखने चला गया। उसने पहले तो अपनी पत्नी के लिए कुछ सुंदर सुंदर सामान खरीदा, उसके बाद उसने कुछ खाया और फिर अपने घर को चल दिया। अब तो चंगू बड़ा खुश था और वह एक रास्ते से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसने थोड़ी दूरी पर देखा कि एक खरबूजे की बेल लगी हुई है। वह उसके पास गया और उसने पास जाकर देखा कि उस पर एक 5 किलो का खरबूजा लगा हुआ था। ये देखकर तो चंगू के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि ये कैसे संभव है। यहाँ बियाबान जंगल में ये खरबूजे की बेल कैसे आई और बिना पानी के कैसे जीवित है? इतनी हरी भरी बेल और ऊपर से 5 किलो का खरबूजा, वाकई में आश्चर्य है। वह यह सोचता सोचता अपने घर पहुंच गया। चंगू की पत्नी ने चंगू को देखते ही पूछा, कैसी रही यात्रा? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? चंगू कहने लगा, अरे भाग्यवान, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ। पता है तुम्हें, आज जब मैं घर की ओर आ रहा था तो मैंने एक बड़ी ही विचित्र चीज देखी। वहाँ बियाबान जंगल में जहाँ पानी का नामो निशान न था, वहाँ पर एक खरबूजे की बेल लगी हुई थी और उसमें एक 5 किलो का खरबूजा भी लगा हुआ था। ये सुनकर चंगू की पत्नी हंसने लगी और बोली, कैसे बातें करते हो, कहीं ऐसा भी होता होगा? लेकिन चंगू उसे बार बार यही बोल रहा था, नहीं भाग्यवान, मैं सच कहता हूँ, मैंने ये आश्चर्य भरी चीज देखी है। लेकिन चंगू की पत्नी बार बार हंसती रहती। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसका दोस्त मंगू भी वहां पर आ गया और उसने भी उनकी वे खरबूजे वाली बात सुन ली। वह हंसते हुए बोला, अरे भाई चंगू, क्यों भाभी का पागल बनाते हो? कहीं ऐसा भी होता होगा, गप थोड़ी कम मारा करो। लेकिन चंगू ने मंगू से भी यही कहा, नहीं भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, ना ही कोई गप हाँक रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं साबित कर सकता हूँ। मंगू बोला, चलो ठीक है, जो भी हो, अभी तुम्हें मेरे घर पर आना है। आज मेरे यहाँ पर कीर्तन है और थोड़ा काम तुझे भी कराना पड़ेगा। ये कहकर वह चंगू को बाहर ले आया और बातों ही बातों में कहने लगा, भाई चंगू, तू जो भाभी के सामने बोल रहा था, क्या वह सत्य है? मंगू बोला, अरे हाँ भाई चंगू, मैंने कोई झूठ नहीं बोला,
आज मैंने ये विचित्र चीज वहां पर देखी थी, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ। मंगू कहने लगा, अच्छा तो क्या तू मुझे उस जगह पर ले जाएगा जहां पर वह खरबूजा लगा हुआ था? मंगू को एक तरकीब सूझ रही थी, इसी कारण वह उस बेल तक जाना चाहता था। चंगू कहने लगा, हाँ भाई, क्यों नहीं, तुझे विश्वास नहीं, लेकिन मैं तुझे वहां ले जाकर मैं खरबूजा दिखा सकता हूँ, फिर तो तू विश्वास कर लेगा ना? मंगू कहने लगा, अगर भाई तेरी बात सच हुई तो तू मेरे घर में जिस चीज पर भी हाथ रख देगा मैं वह तुझे दे दूंगा, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। मंगू थोड़ा अमीर था, इसीलिए चंगू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मेरी बात तो सत्य ही है, अगर मैं इसे कल वहां पर ले जाकर खरबूजा दिखा दूं तो मैं इसके घर से कोई कीमती सामान ले लूंगा और मेरे ठाठ हो जाएंगे। उधर चंगू ये नहीं जानता था कि मंगू के दिमाग में भी एक खिचड़ी पक रही थी। मंगू सोच रहा था कि इसका तो मैं पागल जरूर बनाऊंगा, और अगर मैं शर्त जीत गया तो मैं इसकी पत्नी पर ही हाथ रखूंगा और उसे ही जीत लूंगा। मंगू कहने लगा, देख भाई, लेकिन अगर तेरी बात गलत हुई तो मैं भी तेरे घर में किसी कीमती चीज पर हाथ रखूंगा और तुझे वो मुझे देनी पड़ेगी। चंगू मन ही मन सोचने लगा, मेरे घर में ऐसा कोई कीमती सामान है कहाँ जो ये मुझसे ले जाएगा, रखने दो इसे, हाथ क्या लेकर जाएगा। मंगू कहने लगा, ठीक है भाई, अब हम दोनों सुबह मिलेंगे और सुबह तो मुझे उस बेल के पास ले जाना। चंगू भी मंगू से बातें करके बाहर बाजार में टहलने चला गया। तभी मंगू ने मौका देखा और वह फिर से चंगू के घर आ गया और चंगू की पत्नी से बोला, अरे भाभी, क्या तुम्हें चंगू ने बताया है कि वो खरबूजे की बेल कहाँ पर देखी थी? उसकी पत्नी कहने लगी, भैया अभी तक बताया तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, मैं उनसे पूछकर तुम्हें जरूर बता दूंगी। मंगू बोला, ठीक है भाभी, मैं सुबह सवेरे जल्दी आऊंगा, तुम मुझे उस बेल का पता जरूर बताना, मेरी भी इच्छा है कि मैं उस खरबूजे को देखूं। ये कहकर वहां से चला गया। शाम को चंगू की पत्नी ने चंगू से उस बेल के बारे में बात करनी शुरू कर दी। चंगू बोला, हाँ भाग्यवान, मैं सच कहता हूँ, जब मैं गंगा घाट से वापस अपने घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक शिव का मंदिर पड़ता है और उसी के थोड़ी दूर चलने पर एक पेड़ है और पेड़ के पीछे ही वह खरबूजे की बेल लगी है और उस बेल पर एक 5 किलो का खरबूजा भी लगा है। बातें करते करते दोनों सो गए। सुबह हुई तो मंगू जल्दी जल्दी चंगू की पत्नी के पास आ गया और उससे सारी बातें उसने मालूम कर ली। उस समय चंगू अपने खेतों में गया हुआ था। अब तो मंगू जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंच गया और उसने वो खरबूजे की बेल खरबूजे सहित उखाड़ ली। वहां पर उसका नामो निशान ना छोड़ा और अपने मन में वह घटिया तरकीब लड़ाने लगा। वह अब बहुत खुश था कि अब तो मेरी ही जीत होगी, अब तो मैं चंगू की पत्नी को जीत ही लूंगा। खुशी खुशी वह अपने घर आ गया। उधर मंगू चंगू से आकर बोला, अरे भाई चंगू, अब चलो, मुझे वो खरबूजे की बेल देखनी है। अब दोनों के दोनों उसी रास्ते चल दिए। चलते चलते जब उस जगह पर पहुंचे तो चंगू कहने लगा, अरे भाई, यहीं पर वो बेल थी, लेकिन अचानक से कहाँ जा सकती है? कल तो मैंने उसे यहीं पर देखा था। मंगू कहने लगा, कोई बेल हो तो दिखाई दे, तू तो ऐसे ही गप मारता है,
अब तो हार चुका है और अब शर्त के अनुसार मैं तेरे घर में जिस चीज पर हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। चंगू बोला, ठीक है, मेरे घर में जिस चीज पर तू हाथ रख देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। मंगू ने कहा, ठीक है, तो मैं जाकर भाभी के ऊपर ही हाथ रखता हूँ, फिर तू मुझे अपनी पत्नी दे देना। चंगू ये सुनकर बड़ा घबरा गया कि अब तो ये मेरी पत्नी को जरूर मुझसे दूर कर देगा। वह बड़ा चिंतित हो गया और अपने घर आकर बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। सुबह ही मंगू मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर देगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना उन्हीं महात्मा के पास चलता हूँ जिन्होंने मुझे गंगा घाट पर 2 काम की बातें बताई थी। क्या पता उनके पास मेरी इस समस्या का भी कोई ना कोई हल हो। अब तो चंगू ने कोई देर ना की और वह पूछते पूछते उन महात्मा के घर तक पहुंच गया। वह उनसे जाकर कहने लगा, महात्मन, मैं बड़ी समस्या में हूँ। आपने मुझे कहा था कि कभी भी कोई विचित्र चीज देखो तो उसे कभी भी किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी को भी नहीं। अब ना जाने मैं उसी में फंस गया हूँ। मेरा दोस्त मुझसे मेरी पत्नी को छीनना चाहता है और उसने मेरे साथ एक शर्त भी लगाई थी। वह महात्मा कहने लगा, तुम चिंता ना करो, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सुबह तुम्हारे गांव में पहुंच जाऊंगा। अब तो चंगू वहां से अपने घर वापस आ गया और चैन की नींद सो गया। उधर मंगू को खुशी के मारे नींद भी ना आई। वह तो सारी रात यही सोचता रहा कि कल सुबह ही मैं चंगू की पत्नी को अपने घर ले आऊंगा और फिर अच्छे से रहूंगा और फिर चंगू अकेला रह जाएगा और मेरी पत्नी मेरे पास आ जाएगी। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। मंगू ने 5 पंचों को बिठा लिया कि अब तो फैसला पंचों के सामने ही होगा, नहीं तो चंगू अपनी बात से मुकर भी सकता है। उधर पंचों के आदमी चंगू को बुलाने आ गए। वहां पर वो महात्मा पहले ही आ चुके थे। अब पंचों में चंगू और मंगू दोनों आ चुके थे और उनकी बातें अब सरपंचों के सामने रखी जा रही थी। सरपंच कहने लगे, चंगू, क्या ये सही है कि मंगू ने तुमसे कोई शर्त लगाई थी जिसमें तुमने कहा था अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे घर से कोई कीमती चीज ले जाऊंगा और अगर मैं हार गया तो तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगे मैं वही अपने घर से तुम्हें दे दूंगा। चंगू कहने लगा, हाँ पंचो, यही बात हुई थी। वहां पर वे महात्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ठीक है मंगू, तुम कहते हो कि तुम चंगू के घर में जिस चीज पर हाथ रख दोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। मंगू कहने लगा, हाँ महात्मन, यही हमारे बीच में वादा हुआ था कि मैं जिस चीज पर एक बार हाथ रख दूंगा वह मेरी हो जाएगी। महात्मा कहने लगे, ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। तुमने कहा है कि तुम चंगू के घर पर जिस चीज पर पहले हाथ रख दोगे वह तुम्हारी हो जाएगी और तुम उसे लेकर वहां से चले जाओगे। मंगू अब तो मन ही मन बड़ा खुश हो गया और वह पंचों के साथ चंगू के घर चल दिया। मन में तो लड्डू फूट रहे थे, आज तो चंगू की पत्नी मेरी हो जाएगी, उसी पर जाकर हाथ रखूंगा। लेकिन जैसे ही वे चंगू के घर पहुंचे तो देखा कि चंगू की पत्नी तो छत पर खड़ी थी और वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। मंगू खुशी खुशी यही सोचता सोचता सीढ़ी की ओर बढ़ने लगा और उसने सीढ़ी के डंडे पर हाथ रख दिया। अब वह ऐसा करते करते 2-3 डंडे चढ़ गया। तभी वह महात्मा कहने लगे, अरे मंगू,
क्या अपनी बात भूल गए? अब क्या पूरी की पूरी सीढ़ी ले जाने की सोच रहे हो? तुमने कहा था कि एक बार जिस चीज पर हाथ रख दोगे वह तुम ले जाओगे, लेकिन तुमने तो इस सीढ़ी के 3-4 डंडों पर बारी बारी से हाथ रख दिया है। क्या पूरी सीढ़ी ले जाने का इरादा है? ये तो सही ना है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो मंगू। मंगू तो हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया? ये मैं किस आफत में पड़ गया? हाथ मेरे कुछ भी ना लग सका और यार की यारी भी चली गई। अब तो मंगू चुपचाप सीढ़ी से नीचे उतर आया और चंगू ने उसे सीढ़ी का पहला डंडा निकाल कर दे दिया कि जा भाई, शर्त के अनुसार ये डंडा ही तूने मुझसे जीत लिया है। बेचारा मंगू ना घर का रहा ना घाट का, हाथ में रह गया सिर्फ सीढ़ी का डंडा। बचपन की दोस्ती भी अब ना रही। वह छोटा सा मुंह लेकर अपने घर को वापस चला गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।